Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर नंबर 12 बैंकिंग इन इंडिया में ये सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम और मुद्रा बैंक, और साथ में मैं एक टॉपिक और कराऊंगा जो इस बुक में नहीं दे रखा, दैट इज डेवलपमेंट बैंक। उससे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा चुके हैं, जबकि इसमें नहीं दे रखा वो टॉपिक, तो मैं वो अलग से नोट्स के थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ये चैप्टर बिल्कुल हम कर देंगे फिनिश। ठीक है, तो चलिए आज मैं ये वाली जो है ना गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, दोस्तों ये आप लोगों के बड़े काम आएगी। आप घर में एडवाइस कर सकते हो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ को लेकर, और मुद्रा बैंक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और डेवलपमेंट, तीन टॉपिक हैं आज के। चलो, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम पहले मैं अपने नोट से करूँगा, फिर बुक से रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, चलो आओ, ये रहे नोट्स। सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हमारा लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है। अच्छा, पहले मेरी एक बात सुनो। आज जो हमारी इंडिया है दोस्तों, हमारे इंडिया में जो गोल्ड है ना, वो एक सोशल प्रेस्टिजियस गुड्स है। सोशल प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब क्या है? जैसे कोई बंदा ज़मीन बेचता है तो उसे लोग ऐसे समझते हैं कि भाई साहब इसकी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो इस बंदे ने ज़मीन बेची है, क्योंकि ज़मीन आज के दिन में स्टेटस सिंबल की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होता है वो उसको अपनी स्टेटस सिंबल की तरह समझता है, और ये बात सच भी है। आप भी जानते हो कि जिसका जितना ज़्यादा गोल्ड है वो उतना ज़्यादा अपने को प्रेस्टिजियस समझता है। तो इंडिया के जो लोग हैं भाई साहब गोल्ड में इतना दबा के इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हम बात करें ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है वो क्रूड ऑयल का होता है 22%, और दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड। यानी हमारे यहाँ पे इंपोर्ट के मामले में गोल्ड नंबर 2 पर आता है क्रूड ऑयल के बाद। हम 22% तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और 6% गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, क्योंकि इतना गोल्ड हम खुद नहीं बना पाते जितना हमारे लोग डिमांड करते हैं। भाई सब हर चीज़ में इनको बंदों को गोल्ड चाहिए। और आपको एक बात बताऊँ, गोल्ड रिजर्व के मामले में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आता है। 195 कंट्रीज़ में से इंडिया की 9th रैंक है गोल्ड रिजर्व के मामले में। मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा रिजर्व है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस फर्स्ट नंबर पर आता है जिसके पास 8133 टन का रिजर्व है, और इंडिया 9वें नंबर पर आता है जिसके पास 686 टन का क्या है, रिजर्व है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से ना चीज़ों को कड़ी को समझना कि आखिर गवर्नमेंट ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम क्यों लॉन्च की। गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम क्यों लॉन्च की गवर्नमेंट ने? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो, हर बंदा, इवन आप भी, मैं भी गोल्ड चाहते हैं। ठीक है, मैं तो करो तुम फीस मत दो, मुझे गोल्ड दे दो, सब्सक्राइब करो ना करो गोल्ड दे दो एक एग्जांपल, यानी हर बंदा गोल्ड चाहता है। अब सोचो इतनी ज़्यादा गोल्ड की डिमांड होगी तो अल्टीमेटली हमें बाहर की कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और बाहर की कंट्री से इंपोर्ट मंगाना पड़ेगा। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो गवर्नमेंट देख रही है कि भाई साहब हमारे यहाँ पर तो ये प्रेस्टिजियस गुड्स है, ये जब भी दिवाली वगैरह होता है तो भाई साहब गोल्ड की बड़ी डिमांड बढ़ जाती है। फिर शादी पार्टियाँ होती है उनमें गोल्ड की डिमांड, किसी की शादी है तो गोल्ड की डिमांड, बहू के लिए, भांजे के लिए, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। अब इन सब चीज़ों के चलते इंपोर्ट बढ़ता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग, आजकल क्या है ना, लोग गोल्ड को प्रेस्टिजियस तो करते हैं, मेन पर्पस उनका इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च की जाए जिसमें आपको गोल्ड खरीदना भी ना पड़े और गोल्ड खरीद भी लो। क्या मतलब सर आपने क्या बोला? गोल्ड खरीदना भी ना पड़े और गोल्ड मिल भी जाए, कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च की जाए। तब जाके गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कहा भैया 2 स्कीम लेकर आ रहे हैं गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिसमें आपको गोल्ड को खरीदना नहीं पड़ेगा। ये कब आई स्कीम? नवंबर 2015 में। 2 स्कीम है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले आप ये देखो ये स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो ये हम लोग हैं, लेट सपोज ये हम हैं, जो बंदा गोल्ड खरीदता है वो 2 व्यक्ति होते हैं, या तो एक कंज्यूमर होता है जैसे हम लोग होते हैं, या इन्वेस्टर होता है। कंज्यूमर जब गोल्ड खरीदता है तो वो फिजिकल गोल्ड खरीदता है, मतलब वहाँ से आके कॉइन लेकर आएगा, या फिर वो नेकलेस लेकर आएगा, रिंग लेकर आएगा, किसी भी फिजिकल रूप में वो लेकर आएगा। जब फिजिकल रूप में कंज्यूमर गोल्ड खरीदता है तो उसको क्या देने पड़ते हैं, हाई मेकिंग चार्जेस। गोल्ड की कीमत लेट सपोज 10,000 है तो कम से कम 2,000 मेकिंग चार्जेस है, तब जाके वो 12,000 की आपको रिंग पड़ेगी। तो मेकिंग चार्जेस आप पे लग जाते हैं। दूसरा स्टोरेज रिस्क होती है। जब भी आप गोल्ड खरीदते हो ये सोचकर कि कल को रेट महंगा हो तो हम इसे बेच देंगे, तो भाई साहब जब तक नहीं बेच रहे तब तक तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो स्टोरेज रिस्क है। तीसरा लॉकर रेंट, अगर आप बैंक में जाके अपना ये रखवाते हो तो भाई बैंक आपसे रेंट चार्ज करेगा। चौथा इम्प्योरिटीज़ की, अब हो सकता है वो 24 कैरेट का ना हो कि 22 ही कैरेट का हो, और जो भी गोल्ड होता है वो भाई नेकलेस में तो 22 कैरेट ही चलता है, उसके अंदर और भी धातुएं मिलाई जाती हैं जिससे उसकी इम्प्योरिटी बढ़ जाती है। डिज़ाइन चेंज हो जाए तो भाई साहब रेट कम हो जाता है। जीएसटी
जीएसटी पे करना पड़ता है, और प्राइस का रिस्क होता है, पता नहीं कल को मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, कुछ पता नहीं होता। तो यानी जब भी एक कंज्यूमर अपने पास फिजिकल गोल्ड लेता है तो उसे ये 7 चीज़ों झेलनी पड़ती है। मेकिंग चार्जेस झेलना पड़ता है, स्टोरेज रिस्क झेलना पड़ता है, लॉकर रेंट झेलना पड़ता है, इंप्योरिटीज झेलनी पड़ती है, डिज़ाइन चेंज कॉस्ट झेलना पड़ता है, जीएसटी झेलनी पड़ती है और प्राइस रिस्क झेलनी पड़ती है। इसके बाद जाके वो इतनी मुश्किल से कुछ अर्निंग कर पाता है, अगर बच गया तो, रेट बढ़ गए तो। लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गोल्ड में अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम से करोगे। दैट इज 2 स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। ये सोवरियन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट ये कहता है कि आप एक काम करो कि आप ना एक सिक्योरिटी बाय कर लो। सिक्योरिटी का मतलब है गवर्नमेंट से आप सिक्योरिटी बाय कर लो। कहने का मतलब ये कि लेट सपोज आज मार्केट में 1 ग्राम सोने की कीमत है 4,000 रुपये। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 ग्राम सोने की कीमत है 4,000 रुपये। आप बैंक के पास जाओ और एक फॉर्म फिल करो और बैंक को बताओ कि आप कितना पैसा लगाना चाहते हो। आपने कहा कि मैं ना 10 ग्राम सोना खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात हो, 4,000 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये का 1 ग्राम सोना है, तो 10 ग्राम खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 40,000 रुपये। यानी आपने बैंक को 40,000 रुपये दिए और कहा कि मेरा बुक कर दो, क्या? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसने कहा ठीक है, आज की रेट में सोने का रेट है 4,000 रुपये, आपने 40,000 रुपये दिए, इसका मतलब आपने एक तरह से 10 ग्राम सोना खरीदा है। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा। अब जानते हो, जब आपने वो 40,000 रुपये बैंक को दिए तो बैंक आपको हर साल उस पर ब्याज देगा। कितना? 2.5% पर एनम से। सोच के देखो, अगर गोल्ड से आप ज्वेलरी खरीदते तो आपका मेकिंग चार्जेस लगता, स्टोरेज रिस्क लगता, लॉकर रेंट लगता, फिर इसके बाद आगे जाके प्राइस बढ़ती ना बढ़ती, कम से कम घर पे रखना पड़ेगा। अब ऐसे क्या है कि आपने उसके इक्विवेलेंट क्या दे दिए? बैंक को पैसे दे दिए। बैंक उस पैसे से हर साल आपको 2.5% का क्या देगा? ब्याज देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देगा, वो सिंपल इंटरेस्ट देगा। नंबर 2, जब आपने बॉन्ड खरीदा तो क्या कोई आपको डिजाइन या मेकिंग चार्ज देने पड़े? 4,000 मतलब 4,000 रुपये, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है उसके अंदर। जो सोने का रेट चल रहा है, 24 कैरेट सोने का रेट चल रहा है, वही आपको पे करना पड़ेगा। इसमें कोई स्टोरेज रिस्क नहीं है भाई, वो तो बॉन्ड एक पेपर क्लेम है, जो पेपर के रूप में आप उसको डीमेट फॉर्म में भी रख सकते हो अपने डीमेट अकाउंट के अंदर। उसकी कोई इंप्योरिटीज नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, रिस्क वगैरह बिल्कुल नहीं है, उस पर कोई जीएसटी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगेगा। कल को आप उसको बेचोगे भी बॉन्ड को 5 साल या 8 साल के बीच में, तो जो कैपिटल गेन होगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 5 साल से कम यानी शॉर्ट टर्म में बेच दोगे तो उसका आपको टैक्स वगैरह पे आपको करना पड़ जाएगा। इसके बाद है कि जो आप ये 2.5% का ब्याज कमा रहे हो ना, इस 2.5% के ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से यानी टैक्सेबल इनकम की श्रेणी में आ रही है तो, और अगर वो नहीं आ रही तो वो भी नहीं पे करना पड़ेगा। और आप कल को किसी बैंक से लोन लेते हो तो आप उसके अगेंस्ट इस बॉन्ड को, उस पेपर को रखवा के भी आप बॉन्ड क्या कर सकते हो? लोन ले सकते हो। यानी लोन के लिए आपका ये बॉन्ड जो है कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह काम करेगा और ये लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप चाहें तो इसको फिजिकल फॉर्मेट यानी डीमिट फॉर्म में भी रख सकते हो ऑनलाइन। और कल को अगर आप इस बॉन्ड को बेचना चाहते हो, मान लो आपने ये बॉन्ड 5 साल के लिए लिया बट आपको लगता है 3 साल के बाद इसे बेचना चाहते हो, तो आप इसे ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सचेंज पर भी बेचकर पैसा रेज कर सकते हो। अब एक बात सोचो, अगर मैं 40,000 रुपये मेरे पास होते हैं, मैं जाके एक अंगूठी खरीद लाता, तो रियलिटी में उस अंगूठी के अंदर जो गोल्ड है वो तो 28,000 का है, बाकी 12,000 रुपये में आपका जीएसटी भी आ गया, मेकिंग चार्ज आ गया, तो बताओ मुझे कितना ज़्यादा महंगा देना पड़ा। अब जानते हो, जब 40,000 की मैं रिंग खरीदूंगा, जैसे उसका बिल बनेगा गेट से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, उसकी 20-30% वैल्यू तो वहीं डाउन हो जाएगी। अब मैं फ्यूचर में देखूंगा कि कब रेट बढ़ेगा, कब मेरे सोने का रेट बढ़ेगा, तो भाई साहब जितना बढ़ेगा उससे तो आपका मेकिंग चार्जेस वगैरह स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगी। तो ऐसे में कहा गया आप बॉन्ड में पैसा लगाओ। आप जो रेट चल रहा है, जिस दिन आप बॉन्ड बाय करोगे उस दिन का जो रेट होगा उसके इक्विवेलेंट आप पैसा दो, बैंक उस पैसे पर आपको पहली बार तो ब्याज देगी और मैच्योरिटी डेट पर, ध्यान से सुना, मैंने मेन चीज़ तो आपको बताई नहीं, मैच्योरिटी डेट जब आएगी आपकी, लेट सपोज 3 साल 5 साल जो भी साल आपने डिसाइड किए, मैच्योरिटी डेट पर जो भी सोने का रेट चल रहा होगा उस सोने के रेट के हिसाब से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। यानी देखो, मैंने 40,000 रुपए दिए थे 10 ग्राम सोने के, मान लो सोने का रेट बढ़ के हो गया 6,000 रुपए, ठीक है। जिस टाइम मेरी मैच्योरिटी डेट थी उस दिन मेरा सोने का रेट था 6,000 रुपए। तो याद रखना, मैंने कितने ग्राम सोना खरीदा था? 10 ग्राम। 10 ग्राम इंटू 6,000 यानी मुझे 60,000 रुपए मिलेंगे, जबकि दिए कितने थे? 40,000। दो फायदे हुए, पहला 40,000 पर मुझे ब्याज मिला 2.5%, दूसरा 40,000 के रुपए कितने बन गए? 60,000 बन गए। और मेरे गोल्ड का मुझे रखना भी नहीं पड़ा, स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं उठानी पड़ी, जीएसटी भी नहीं पे करना पड़ा, कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा आप एक काम करो, फिजिकल गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि फिजिकल खरीदोगे तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप बॉन्ड्स खरीद लो। आप मेरी बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? गवर्नमेंट इंपोर्ट को रिड्यूस करने की बात कर रहा है। अब आप में से देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो एक तरह से छोटी सी रेस्ट्रिक्शन लगाई है, ये टैरिफ कोटा या
नॉन टैरिफ कोटा है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। तो आपको पहली स्कीम समझ आई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। अब मैं दूसरा बताता हूँ गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम की। देखो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम थोड़ी सी मुझे खराब लगी, सच बताऊं तो। क्यों खराब लगी? देखो इस स्कीम के अंदर पता है क्या है कि आपके घर में जो सोना पड़ा हुआ है, कहते हैं ना जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना, यानी आपके यहाँ अगर सोने की कोई चीज़ है, ठीक है, तो आप क्या करो उसको बैंक में ले आके गिरवी कर दो, बैंक को दे दो, ठीक है। बैंक क्या करेगी उस सोने की जो बनी हुई चीज़ है, मान लो आपने अपना नेकलेस जो है, ठीक है, वो बैंक को दे दिया। अब बैंक उस नेकलेस को मेल्ट कर देगी और उसका सोना बना देगी, और उस सोने का जो होगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बात बताओ, ये जो गोल्ड सेविंग अकाउंट आप खुलवा रहे हो अकाउंट के अंदर, ये आप कितना पैसा इसमें स्टोर करना चाहते हो? सॉरी पैसा नहीं, कितने टाइम के लिए? 1 से 3 साल के लिए स्टोर कराओगे तो शॉर्ट टर्म पीरियड है, 5 से 7 साल के लिए कराओगे तो मीडियम टर्म है, और 12 से 15 साल के लिए कराओगे तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर शामिल होगा। अब इसके अंदर पता है क्या होगा कि बैंक इस गोल्ड को मेल्ट करके मार्केट में सेल कर देगा, ताकि मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो बढ़ जाए, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ेगी तो हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? भाई देखो आपसे उन्होंने गोल्ड लिया, ठीक है, गोल्ड की चेन ली, अब उस चेन को बैंक वालों ने मेल्ट करके मार्केट में उसे बेच दिया। अब बेचने से क्या होगा कि जो चीज़ मार्केट में हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अब वही चीज़ मार्केट में दोबारा आ गई। और इसके बाद क्या होगा कि जब होल्डर वापस अपनी मैच्योरिटी डेट पर आएगा, लेट सपोज मैंने 5 साल की करवाई, 5वें साल जब मैं बैंक के पास आऊँगा तो बैंक या तो 2 ऑफर देगा। बैंक कहेगा जो आज का रेट चल रहा है सोने का उसके बराबर तुम पैसे ले लो, या फिर आप गोल्ड के बिस्किट्स ले लो, जिससे क्या होगा इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। भाई एक बात सोचो, मैं आपको ना थोड़ा तरीके से बताता हूँ, हो सकता है आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हो। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें बाहर से इंपोर्ट कम से कम करना पड़े, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक पर्सन आया, उसने अपनी ज्वेलरी बैंक को दे दी, ठीक है, अपनी जो ज्वेलरी ये नेकलेस मान लो ये है नेकलेस, ये क्या कर दी बैंक को गिरवी कर दी। बैंक इसको क्या करेगा फर्दर, जो गोल्ड डीलर होगा, गोल्ड का जो डीलर होगा उसको ये दे देगा, गोल्ड डीलर उसको मेल्ट करके एक नई आभूषण उसको बना देगा। क्लियर हुई? अब इससे मार्केट में नया आभूषण बना, ये दोबारा से कहाँ चला गया? हमारे मार्केट के अंदर आ गया। तो लोगों ने नए नए बायर्स ने उसको बाय कर लिया। क्या बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। अब ये बंदा मैच्योरिटी डेट पर आता है तो इसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है या तो आप गोल्ड के जो बिस्किट्स हैं, गोल्ड के जो बिस्किट्स हैं वो ले लो, या उसके इक्विवेलेंट आप रुपीज़ ले लो। यानी इसमें एक घाटा ये कि हमारी जो ज्वेलरी है वो हमें उसी फॉर्म में वापस नहीं मिलेगी। बाकी आपको बीच में इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, बीच में इंटरेस्ट भी मिलेगा। मैच्योरिटी डेट पे जो प्राइस चला उसके इक्विवेलेंट आपको रुपए मिलेगा, या उसके इक्विवेलेंट आपको गोल्ड के बिस्किट्स मिल जाएंगे। और इसी स्कीम को नाम दिएगा गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। इसके अंदर बेसिकली आपको घर का सोना रखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च हुई 2015 के अंदर। इसका मेन एक काम था कि हम गोल्ड को जो है बाहर से ना मंगवा के जो इंडिविजुअल के पास रखा हो उसको मार्केट में रिलीज करें। इसमें आप जब गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो किसी भी बैंक के अंदर तो उसमें पूछा था शॉर्ट टर्म पीरियड, मीडियम या लॉन्ग टर्म, जो कि आपके सामने है। 2021-22 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.25% चल रहा है। यानी आपने जितने इक्विवेलेंट का, जैसे आप जिस दिन आप नेकलेस लेकर गए तो बैंक क्या करेगी उस नेकलेस को पूरा एनालिसिस करेगी, उसके अंदर कोई नग वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्योरली गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। मान लो उसमें स्टोन वगैरह लगे हुए तो भाई साहब उसकी कोई कीमत नहीं होती है, बल्कि वो वेट में सोने के बराबर वेट लिए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना जिसपे स्टोन वगैरह लगे होते हैं वो मत खरीदो, क्योंकि उसमें सोने के बराबर आपसे वैल्यू चार्ज कर ली जाती है। जो स्टोन का वेट होता है वो सोने के इक्विवेलेंट ही मान लिया जाता है। तो ऐसे वो नहीं लेते, तो वो पूरा बाकायदा देखते हैं। अभी जो हमारा रेट चला है वो 2.25% चला है। यानी जब आप नेकलेस दोगे तो उस टाइम सुनार बैंक में बैठा हुआ है, उसको कहा जाएगा सुनार को अभी हम बुलाते हैं, अभी रुको, फिर सुनार उसको पूरा चेक करेगा और आज की डेट की वैल्यू के हिसाब से आज की वो कीमत निकाल देगा। फिर बैंक इस गोल्ड को क्या करेगी, मेल्ट करके मार्केट में सेल कर देगी। मैच्योरिटी पीरियड पर जब होल्डर आएगा तो या तो उसे पैसा दिया जाएगा जो उस टाइम प्राइस चल रहा होगा, या गोल्ड के बिस्किट दे दिया जाएगा। मेन रीजन है कि बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, तो इस होल्डर की जो ज्वेलरी वो मार्केट में दोबारा से सर्कुलेट होगी। और इसी स्कीम को नाम दिएगा गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। क्लियर हुआ? तो आपको आई होप कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई थी दोनों की दोनों क्लियर हो गई हैं, सॉवरेन गोल्ड स्कीम और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। अब आपको मैं इसको बुक से पढ़ाता हूँ। अब देखना बुक से आपको कितना इजी लगेगा। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर आप उसको जड़ से पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। और इसीलिए मैं खूब टाइम लगा लगा के आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। चलो, और ऐसी भाई मैं पूरी बुक कराऊंगा, दिक्कत कहीं आने दूंगा, टेंशन ना लेना। गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम, देखो गोल्ड इन्वेस्टमेंट नवंबर 2015 में लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर 2 स्कीम है, सॉवरेन गोल्ड स्कीम और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है। एटलीस्ट हम क्या करना चाहते हैं, जो फिजिकल गोल्ड है उसके वैल्यू को उसको हम कम करना चाहते हैं, इंपोर्ट अपना कम करना चाहते हैं। इस वजह से ये गवर्नमेंट ने 2 स्कीम चलाई है। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप क्या करो कि जो अपना गोल्ड बॉन्ड है उसको रेस्ट्रिक्ट करो। गोल्ड बॉन्ड नहीं बल्कि जो फिजिकल
गोल्ड है उसको रेस्ट्रिक्ट करो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जो हमारे पास गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इसके तहत आप मिनिमम 1 ग्राम सोने पर भी पैसा लगा सकते हो। 24 कैरेट का सोना होता है और 4 किलो तक पैसा लगा सकते हो एक इंडिविजुअल। और यही अगर कोई ट्रस्ट वगैरह तो 20 किलो तक का सोना के बराबर गोल्ड बॉन्ड ले सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 500 ग्राम। दोस्तों ये थोड़ा ओल्ड डेटा है, नए डेटा के हिसाब से ये आप 1 ग्राम पर भी पैसा लगा सकते हो। मैक्स टू मैक्स आप कितना सोने पर बॉन्ड लगा सकते हो? 4 किलो सोने तक का बॉन्ड लगा सकते हो आप। इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है वो देखो ये 2.75% 15-16 के अंदर था, अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये 2.5% है। क्लियर हुआ? चलो, अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होता है? ये वो स्कीम होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी ज्वेलरी या बिलियंस होता है आप उसको वहाँ डिपॉजिट कराते हो और उसकी वैलेंट क्या करते हो, आप एक रिसीट ले लेते हो। अब यहाँ पर गोल्ड सेविंग अकाउंट आप ओपन कराते हो 1 से 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम में 5 से 7 साल के लिए और 12 से 15 लॉन्ग टर्म होता है। इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं दे रखा, नोट्स में तो दे रखा ना, आप उससे ही करके चले आना। क्लियर है? चलो, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, अब इसके बाद आते हैं मुद्रा बैंक पर। ये मुद्रा बैंक क्या होती है? सबसे पहले मुद्रा की फुल फॉर्म याद कर लो। मुद्रा की MUDRA है ना, मुद्रा फुल फॉर्म है इसकी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक्स। क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं मुद्रा बैंक। देखो मुद्रा बैंक क्या करता है, जितने भी छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं जो छोटे छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, मान लो मैं एक चाय की स्टॉल लगाना चाहता हूँ, मैं एक रेडी खरीदना चाहता हूँ, भाई बैंक के पास जाऊँगा कि मैं एक रेडी खरीदना चाहता हूँ, बैंक वाला वैसे ही बाहर निकाल देगा। तो मुद्रा बैंक बेसिकली खोलेगी बहुत छोटे छोटे लोगों के लिए जो छोटी छोटी स्टॉल्स लगाना चाहते हैं, जिनका लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, सिगरेट सुट्टा वगैरह पान वान तंबाकू वगैरह के लिए एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। दोस्तों तंबाकू इंडस्ट्री और जो ये बीड़ी वगैरह होती है, इन इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर मुद्रा बैंक से ही लोन लिए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं ना, इनको डेवलप करने के लिए बेसिकली ये बैंक खोले गए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बैंकिंग मॉडल के अंदर जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन किया दिया जाता है, सेंक्शन किया जाता है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर 3 नाम लिए गए। सबसे पहले एक शिशु का नाम लिया गया। शिशु लोन उसे कहते हैं जिन्होंने 50,000 तक का लोन लिया हुआ है। अगर आप 50,000 तक का माइक्रो लोन लेते हो तो आप शिशु में कवर होगे। फिर उससे ज़्यादा का लोन लोगे 50,000 से 5 लाख के बीच में तो आप किशोर में आ जाओगे, कहते हैं ना शिशु, फिर किशोरावस्था। फिर और बड़ा लोन लेते हो तो तरुण लोन कहलाता है, जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में होता है। दोस्तों ये आप याद कर लो प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, ये नाम याद कर लो। ठीक है, क्या मैंने बोला? मैंने कहा 50,000 तक का लोन लोगे तो आप शिशु में कवर होगे, 50,000 के ऊपर लेकिन 5 लाख तक का लोन लोगे तो आप किशोर में आओगे, और 5 लाख से ऊपर से लेकर 10 लाख तक का लोन लोगे तो तरुण में आओगे। 10 लाख से ऊपर का तो लोन मिलता ही नहीं मुद्रा में, 10 लाख से ऊपर का लोन नहीं मिलता। फिर आप स्मॉल बैंक या पेमेंट बैंक वगैरह में जाओ, पेमेंट नहीं स्मॉल बैंक्स में, या NBFC वगैरह में जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वो ट्रेडर्स कवर होते हैं, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, जनरल स्टोर वाले हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो छोटे छोटे सेक्टर वाले होते हैं वो इसमें कवर होते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई फिक्स नहीं होता, गवर्नमेंट देखती है मार्केट में किस हिसाब का रेट चल रहा है, उस हिसाब से इसमें रेट को डिसाइड किया जाता है। अब एक बात बताओ, मुद्रा बैंक में लोन किस किस को दिया जाता है? छोटे छोटे लोगों को दिया जाता है। एक बात बताओ, चाय स्टॉल वाले ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, मान लो उसकी चाय स्टॉल नहीं चली तो क्या वो लोन वापस कर पाएगा? उसके पास कोई कोलेटरल है? द आंसर इज नो। तो ऐसे में देखा गया मुद्रा की वजह से, मुद्रा बैंक की वजह से जो NPA है वो बढ़ना शुरू हो गए, जो कि गवर्नमेंट के लिए फिर सिर दर्द की नौबत शुरू हो गई, क्योंकि NPA होते ही भाई साहब दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। हर बंदा विजय माल्या बन के भागने की कोशिश करता है। वही लिखा है, मीनवाइल द राइज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन केस ऑफ मुद्रा लोन हैव बीन मैटर कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट एंड RBI एज लाइक। RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मुद्रा बैंक चलाना गलत नहीं था, बट अब उसकी आड़ में आके NPA होने शुरू हो गई, जो कि गलत चीज़ है। तब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रैल और दिसंबर 2019 में कहा कि इस NPA को अब हम इंक्रीज नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी देखा गया ये इंक्रीज होकर 2.88% हो गई, जो पहले 2.52% था। समझ रहे हो? मतलब गरीबों के लिए हेल्प भी करना चाहती है गवर्नमेंट, और बाद में NPA भी होता है तो दिक्कत होती है। बताओ गवर्नमेंट करे तो करे क्या? ठीक है, चलो। अच्छा, ये दोनों टॉपिक अब हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर मैं कहूँगा बुक से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के दोनों हो गए और मुद्रा बैंक भी हो गए, बट एक छोटा टॉपिक है जो इस बुक में नहीं दे रखा, बट मैं आपको अलग से कराऊंगा, दैट इज डेवलपमेंट बैंक। कि डेवलपमेंट बैंक्स क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट बैंक के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा देखो, नाम से पता चला है कि डेवलपमेंट बैंक कहीं ना कहीं किसी न किसी डेवलपमेंट की बात कर रहा हो। बिल्कुल सही आपने तुक्का लगाया है कि हाँ ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है। देखो कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जो बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड खोली गई, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, जब नाबार्ड खोलेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, बाकियों के लिए भी स्मॉल स्केल खोल देगी, मार्जिनल फार्मर्स के लिए। पेमेंट बैंक 1 लाख तक वालों के लिए खोल देगी। लेकिन व्हाट अबाउट इंडस्ट्रीज?
इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सी बैंक खोली गई, तो उनके लिए खोली गई डेवलपमेंट बैंक। बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए खोली गई, जो अब चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कराया था कि कैसे कैसे इंडिया में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आई, IPR पॉलिसी आई थी 1956 वगैरह। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक ही अल्टीमेटली उनको क्या सेंशन करेंगे, लोन सेंशन करेंगे। और ये बेसिकली कौन से बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। जैसे आपकी ICICI बैंक होगी, IDBI बैंक, अभी रुको मैं अभी बताऊँ, पहले एक एक स्टेप पढ़ो, सारे स्टेप एक बार में मत पढ़ो। सुनो, डेवलपमेंट बैंक ये इंट्रोड्यूस किया गया था सेवरल फाइनेंशियल असिस्टेंट, ताकि हम इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्टअप कर पाएं। ये बैंक खास तौर पे मीडियम और लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड कराती है, शॉर्ट टर्म नहीं प्रोवाइड कराती है, मीडियम और लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड कराती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है, मैं बता दूं ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश की गई थी, 1948 के अंदर। आज़ादी के अगले साल हमने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ये बैंक खोली, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये पहली डेवलपमेंट बैंक है जो 1948 के अंदर खोली गई। याद करो बेटा, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट कर दूं, 1948 के अंदर पहली डेवलपमेंट जो खोली गई दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खोली गई। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये स्पेशल इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए देता है। ये मल्टीपर्पज बैंक है, ये बैंकिंग एक्टिविटी के अलावा लोन्स के भी काम करता है। ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों टाइप की बैंकों के लिए असिस्ट करता है। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड होती है। इनका मेन काम होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, और ये कभी भी डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इन बैंकों के अंदर खाता वही लोग खुलवा सकते हैं जिनकी अपनी कोई इंडस्ट्री हो, नॉर्मल आम इंसान इसमें खाता नहीं खुलवा सकता। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच के गैप को फिल करने की कोशिश करता है। ये पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व करने की बात करता है और उन्हें मोटिवेट करने की बात करता है। और ये इकोनॉमी के अंदर जब इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है तो अल्टीमेटली ये इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ को क्या कर रहा है, प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, ये फाइनेंशियल असिस्टमेंट, फाइनेंशियल मतलब पैसों में आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। इससे जो एंटरप्रेन्योर के अंदर का जो स्किल है, जो पैसों की वजह से रुका हुआ था, वो गैप पूरा हो जाता है। कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ करती है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करती है, रीफाइनिंग फैसिलिटीज़ का भी काम करती है, क्रेडिट गारंटी का भी काम करती है, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का भी काम करती है कि अगर मार्केट में आपने शेयर इशू किया और 90% से कम शेयर इशू हो पाए, एप्लीकेशन मिली, मतलब प्रॉपर 90% एप्लीकेशन नहीं मिली, तो उसके इसमें जो अनसब्सक्राइब शेयर होते हैं उनको ये क्या कर लेता है, सब्सक्राइब कर लेते हैं कंपनी के, यानी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स भी करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो। डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रमोट होना जरूरी है, और ये उसको क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। यही सारी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें माथापच्ची वाली चीज़ें नहीं है। अब ये क्या है, जो इनका लैंडिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये किसी को लोन देते हैं। ये पहले इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलते हैं अपना प्रोजेक्ट अप्राइजल लेकर आओ। प्रोजेक्ट अप्राइजल मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आओ कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। फिर उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं, उसको देखते हैं। फिर उसमें देखते हैं क्या ये इकोनॉमी में हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा, मतलब इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फिर इसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं कि इसको कोई खरीदेगा या बेचेगा भी या नहीं। फिर उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी देखते हैं, प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं। फिर उसमें ये देखते हैं क्या ये मैनेजमेंट इनका अच्छा है या नहीं है, क्या ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने कम करने में काम आएगा नहीं है, क्या ये बैलेंसिंग को करेगा। फिर उनको लोन सेंशन करते हैं, यानी ये पूरा प्रोसेस होता है उनको लोन देने का। आप देखो कोई भी इंडस्ट्री होती है जब लोन लेने के लिए आती है तो वो अपनी एक रिपोर्ट लेकर जाती है कि हम जो लोन लेने के लिए आ रहे हैं उसके अंदर हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब वो रिपोर्ट लेकर जाएंगे तो उसमें ये सारे स्टेप्स होंगे जो उनको फॉलो अप करने पड़ेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर मेन चीज़ आती है, ये थोड़ा आपका करंट अफेयर का टॉपिक आ जाता है कि जो हमारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया की वो कौन कौन सी है। जैसे पहली डेवलपमेंट बैंक कौन थी, 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या था, सेक्टरल द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक है, इंडस्ट्रीज क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI दोस्तों फुल फॉर्म याद कर लो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IBRI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड फुल फॉर्म आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक बोलता है, एक्सपोर्ट को EX बोलते हैं, इंपोर्ट को IM शॉर्ट में होता है, इसीलिए इसे एक्जिम बैंक बोला जाता है। ये सारे मैंने नाम बता दिए आपको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। अब चलो थोड़ी सी बातें और हैं, यहाँ ध्यान देना कि जो IDBI बैंक है ये एक एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है इंडस्ट्रीज को लेकर, लेकिन LIC ने इसको बाय कर लिया, यानी LIC ने इसके मोर देन 75% शेयर बाय कर लिए मार्च 2019 को, इसीलिए अब IDBI बैंक जो है वो LIC की सब्सिडरी बन चुकी है। क्लियर हुआ। अब जो हमारे नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, 1995 में माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइज को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मिनी रत्ना बोला गया। मतलब ये जो है ना मिनी रत्ना के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। बाकी आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है।
आई होप कि आपको ये जो चीज़ है डेवलपमेंट बैंक की वो क्लियर हो गई। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ कि फाइनली हमने चैप्टर नंबर 12 फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया को कंप्लीट कर लिया और मैंने एक एक चीज़ को कंप्लीट किया। मतलब मैंने सिर्फ ब्लाइंडली बुक को फॉलो नहीं किया। आप ये कहो कि बुक के अंदर जो टॉपिक है मैंने सिर्फ वही करा, नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक करें जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा जरूरी है। और विश्वास मानो अगर आपने बैंकिंग के जो चैप्टर नंबर 12 उसकी वीडियो को 2 बार देखा तो बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से टैकल कर लोगे। मैंने सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर अप कर लिया। बाकी मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ, आप उसको ज्वाइन कर लो, जिसमें हम हिंदूज न्यूज़पेपर का भी एनालिसिस डालते हैं, जिसके लिए आपको इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करोगे भैया तभी आपका निकल पाएगा एग्जाम, वरना इतने सस्ते में नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।